जय हिंद दोस्तों, मैं नईन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज हम क्लास में आपका पढ़ने वाले हैं किसको? मौर्योत्तर काल को। मौर्योत्तर का क्या मतलब क्या है? मौर्योत्तर, मौर्य धन उत्तर। तो मौर्यों के बाद जो शासन में आए आपका, उनको बोलते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से प्यारे बच्चे अगर हम बात करें, ना के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास में। पूछे जाने की दृष्टि से एक चैप्टर है जिनसे ना के बराबर प्रश्न बनते हैं, लेकिन इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पिछली क्लास में कल हम पढ़ रहे थे मौर्य काल, और मैंने बताया था उनकी सोसाइटी कैसी थी, उसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी आप छोटे से की पॉइंट्स बना लीजिए और कल के मौर्य काल को खत्म कर देते हैं। तो आप लिखना, मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो तीन भागों में विभाजित थी। कितने भागों में? तीन भागों में विभाजित थी। कितने में विभाजित थी? तीन भागों में विभाजित थी। तीन भागों में विभाजित थी। और समाज से मेरा मतलब है कि समाज से भी पहले आप सिर्फ भाग लिख लें। मौर्यकालीन समाज में आप लिखें मौर्य काल, मौर्य काल लिख लें आपसे। पहले इसको बता देता हूं। मौर्य काल तीन भागों में विभाजित था। ठीक है, तीन भागों में विभाजित था, ये लिख लिया। तीन भाग कौन कौन से थे? नंबर एक पर था आपका, प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? नाभिकीय भाग। कौन सा? नाभिकीय भाग, यानी कि जो न्यूक्लियस एरिया था आपका। दूसरा था प्यारे बच्चे आपका मुख्य भाग, मेन एरिया, मुख्य भाग। और तीसरा था प्यारे दोस्त आपका, तीसरा था दूरवर्ती क्षेत्र, यानी कि जो दूर वाला क्षेत्र था, दूरवर्ती क्षेत्र था। इन सब बातों का क्या मतलब है भैया, ध्यान से देखना। तो एक तो था जो आपका मगध था, पाटलिपुत्र वाला जो इलाका है, इसको इन्होंने माना क्या? नाभिकीय। जो बाहर सेंटर था, मगध के बाहर वाला, नियर बाई पाटलिपुत्र के पार का, इसको इन्होंने क्या कहा? इसको इन्होंने बोला आपका मुख्य भाग। और जो इससे दूर वाला क्षेत्र था भारतवर्ष में, उसको इन्होंने कहा दूरवर्ती क्षेत्र। क्या बोलेंगे? उसको दूरवर्ती क्षेत्र इन्होंने कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इनका जो समाज था, समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक? तो आप कहेंगे पितृ सत्तात्मक था। अब मैं एक बार आपसे बोलूं प्यारे बच्चे, कि ऐसा कौन सा समाज था जो मातृ सत्तात्मक था? आप एक बार बताएंगे वो कौन सा समाज मैंने आपको बताया। तो मौर्यकालीन समाज कैसा था आपका? आप कहेंगे प्यारे बच्चे वो पितृ सत्तात्मक था। जो इनकी भाषा है, क्या बोलेंगे? भाषा इनके यहाँ संस्कृत भी थी शुरुआती दौर में। किसमें? शुरुआती दौर में। फिर आपका प्राकृत भी हुई। अब आप समझ सकते हैं प्राकृत भाषा किसकी थी? जैनियों की थी। और जैन को किसने अपना लिया था? जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा जिसको अपनाएगा, तो वही भाषा क्या है? आमजन में फैलेगी। ये दरबार ही जिस भाषा को अपना रहा है, तो प्राकृत हो गई तब। लेकिन उसके बाद में फिर पाली। पाली मैंने बोला था ये बौद्ध धर्म की थी। और सम्राट अशोक जो थे, सम्राट अशोक ने इसे राजकीय भाषा भी घोषित किया था। क्या बोलेंगे? राजकीय भाषा घोषित किया। तो याद रख लेना, मौर्य काल में वह कौन सा शासक था जिसने पाली को क्या कर दिया? एक ऑफिशियल बनाया। क्या बोलेंगे? ऑफिशियल बनाया। बहुत बढ़िया। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सभी बच्चों का आंसर आ रहा, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत बढ़िया। तो पाली भाषा को, किसको स्टेट लैंग्वेज किसने बनाया, ऑफिशियल किसने किया था? अशोक ने। तो ये इनकी भाषा थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, मैं अगर बात करूं, इनकी जो करेंसी थी, इनकी जो मुद्रा थी, उसका नाम था पर्ण। क्या थी? करेंसी इनकी पर्ण थी। तो याद रखेंगे इस बात को। और प्यारे बच्चे, यहीं पर इनके अधिकारियों का वर्णन आता है। जो ऑफिसर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, जो अधिकारियों के बारे में। अब इनके अधिकारी कौन थे भैया? तो इनके अधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के समय से थे।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकारी किनको रखा, कौन से वर्ग अधिकारियों के बनाए? तो जो आचार्य चाणक्य जी ने उनसे कहे ये अधिकारी होना चाहिए इस वर्ग का, उसी तरह तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे यहाँ से अधिकारियों के वर्णन से मौर्य समाज से। और अधिकारियों का वर्णन क्या है ध्यान से देख लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, एक होता था इनका अधिकारी सीताध्यक्ष, नाम भी क्या था, अंग्रेजी में भी सीताध्यक्ष ही बोलेंगे, सीताध्यक्ष। ये सीताध्यक्ष क्या काम करता था प्यारे बच्चे? इसका काम होता था सीताध्यक्ष का कि राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय थी, उस प्राप्त आय को हम कहते हैं सीता। जो आय होती थी भूमि से उसको क्या बोलते थे? सीता। जरूर याद रख लेना, सीता का अधिकारी था ये। यानी जो आय होगी आपकी, जो उपज का हिस्सा होगा, जो टैक्स आएगा उपजाऊ भूमि से, उसका अधिकारी कौन होता था? तो सीता भूमि का सीताध्यक्ष होता था। कौन होता था? सीताध्यक्ष। और प्यारे बच्चे ऐसे ही होता था एक समाहर्ता। समाहर्ता अधिकारी जो था, इसका क्या काम था? ये देखता था आपका राजस्व विभाग को। राजस्व विभाग जानते हैं? तो हिंदी में सुनना रेवेन्यू, इंग्लिश में बोलेंगे रेवेन्यू, हिंदी में राजस्व विभाग। ऐसे ही सन्निधाता था। आपसे पूछेगा मौर्य काल में सन्निधाता का क्या कार्य था, तो आप लिखना मौर्य काल में सन्निधाता ये एक फंड को देखता था, कोषाध्यक्ष। राजाओं के पास कोष होते थे, उसमें सोने चांदी जवाहरात मुद्रा भंडार ये सब होता था। ठीक है, क्या बोलेंगे? सन्निधाता। अब आगे आता था, एक होता था प्रदेष्टा। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा क्या देखता था? ये फौजदारी, फौजदारी विभाग का प्रमुख था, फौजदारी विभाग का। ठीक है। और एक था आपका ऐसा ही अधिकारी धर्मस्य, धर्मस्य अधिकारी था, जिसको हम व्यवहारी भी बोलते हैं। ये कौन से मामले देखता था? ये दीवानी विभाग का प्रमुख था। किसका? दीवानी विभाग। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, भैया फौजदारी विभाग और दीवानी विभाग क्या होते हैं? ठीक है, फौजदारी। तो प्यारे बच्चे, आपका जब लड़ाई झगड़ा होगा किसी से, तो आपके मुकदमे होंगे, और जो कोर्ट प्रोसीजर होता है समझना, उसमें दो तरह के मामले होते हैं। जो दीवानी विभाग है, ये जमीन संबंधी विवाद होते हैं, जैसे आपके प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया, ठीक है, जमीन संबंधी मामले होते हैं, विवाद होते हैं। आपके प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया, आपकी जगह किसी ने घेर ली, रास्ता घेर लिया, आपका घर घेर लिया, तो इनमें क्या है, इनमें कोर्ट कभी भी आपको सजा ना सुना करके जमीनी रूप की कार्रवाई करता है, यानी दंड सुनाता है। वो दंड पैसे के रूप में होता है। लेकिन फौजदारी विभाग क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम, क्या होते हैं, जो आपके अन्य मुकदमे, जैसे हत्या हो गया, लूट हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, आदि जो मामले हैं, उनके लिए फौजदारी विभाग होता है। अब आसान से शब्दों में, जो बच्चा थोड़ा लैंग्वेज, जो कोर्ट कभी गया हो, आप कभी कोर्ट में जाएंगे तो रहेगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। क्या होता है? ये लिखना मत, ऐसे ही समझना। जब आप कभी कोर्ट में जाएं तो वहां लिख रहा होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। हर हर जिले में यही लिखा होता है, कहीं भी आप जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? जिला, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो जो क्रिमिनल क्रिमिनल मामले हैं, कौन से क्रिमिनल मामले, वो तो चलते हैं सत्र में, हत्या लूट डकैती अपहरण सारे मामले। ठीक है, जो आईपीसी के मामले हैं, ठीक है, जो 511 हमारी धाराएं बताती हैं, वो कहां पर? आपका इसमें सत्र में। और जिला में क्या चलते हैं? यह जैसे जिला जैसे जमीन। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले जितने भी हैं, आप समझ सकते हैं कि वो होते थे सारे हमारे किसमें? धर्मस्य के अधिकार में। समझ गए बात को? और प्यारे बच्चे, यहां पर आप देखेंगे प्रदेष्टा, वो फौजदारी विभाग को, तो कहेंगे हत्या लूट चोरी हो गया। ये बात याद रखेंगे। उम्मीद करूंगा एक एक शब्द आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक होता था प्यारे बच्चे, इसमें प्रदेष्टा लिख लिया, धर्मस्य लिख लिया, भाई इतना ही काफी है। ठीक है, इतना काफी है, इतना याद रखें, कोई दिक्कत? भैया तीसरे नंबर को दोबारा बता दो। तीसरा नंबर मैंने बोल दिया आपको, सन्निधाता होता था कोष का,
फंड का अध्यक्ष, राजा के जो पैसे मुद्रा भंडार होता था ना, जैसे आज हमारा मुद्रा भंडार कहाँ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको लीड करने के लिए है ना रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो इनका अपना बैंक, राजा का जो बैंक था उसको डील करता था, तो इसको बोलते एक कोषाध्यक्ष था। ठीक है, इसको जो पैसे, सारे पैसे का रखता था। ये तो टैक्स को इकट्ठा करने वाला हो गया, अन्य सोर्स जितने भी थे, ये जमीन के टैक्स को रखने वाला, इकट्ठा करने वाला हो गया। ये सब पैसा इकट्ठा होकर के कहाँ जाता है, जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो कोष में जाता है हमेशा। ठीक है, राजकोष जिसको हम बोलते हैं, और जो राजकोष को संभालते हैं वो कोषाध्यक्ष। अब एक बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, नाम है कपिल। ठीक है, कपिल कह रहे हैं सर ये मौर्य साम्राज्य के बाद में मौर्योत्तर काल आया, तो मौर्य साम्राज्य का तो अंत हुआ होगा ना, तो मौर्य साम्राज्य का अंत क्यों हुआ, जानो। मौर्य साम्राज्य का अंत इसीलिए हुआ प्यारे बच्चे, क्योंकि मौर्यों ने कौन से धर्म को अपना लिया था। अब आप सोचे, मैं आपके सोचने की शक्ति को मजबूत करता हूं। आप कहेंगे भैया मौर्यों ने बौद्ध धर्म को अपनाया या जैन धर्म को। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो जैन धर्म को अपनाया। तो जैन धर्म क्या बताता है, अहिंसा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब कमजोर हुआ, बिंदुसार के समय अशोक ने आकर के वापस पावर दी, लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म फिर से अहिंसा की तरफ चल दिया, और जो अशोक के उत्तराधिकारी हुए वो सभी किधर बढ़ गए, बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ गए। अंतिम अधिकार, अंतिम नाम मैंने क्या बताया था आपको, बोले बृहद्रथ, जो आपका किसको मानता था, वो भी मानता था आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक बौद्ध धर्म को। तो कहते हैं कि बौद्ध धर्म की तरफ इनका झुकाव होने के कारण और सैन्य कार्रवाइयों में ध्यान न देने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, आपका मौर्य वंश के पतन की तरफ ये ले गए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चे, आज आपको एक मैं ऐसे हीरो के बारे में क्लास बताने जा रहा हूं जिस हीरो से आपको वंचित रखा जाता है। आज भी मैंने देखा है, जब कभी भी पुष्यमित्र सुंग के ऊपर कभी कोई आता है, तो हमारे देश में दो तरह के वर्ग हैं। एक जो हम बोलते हैं वामपंथी लोग, जिनको देश से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देश का क्या होना है, देश का क्या नहीं होना है। एक वर्ग हमारे देश में, बच्चे बच्चे एक क्लास ऐसी है हमारे देश में, जो देश से ज्यादा प्यार करते हैं अपनी जाति को। देश से ज्यादा उनके लिए क्या प्यारी है, अपनी जाति प्यारी है। उनको देश से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ झूठा आडंबर करते हैं। कभी दो चार लोगों के बीच में बोल दिया, लेकिन वो लोग देश कहीं भी जाए, अपना स्टेट कहीं भी जाए, यानी कि ये देश कहीं भी जाए, हमको मतलब है अपनी जातियों से। ये आज के समाज की सच्चाई। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो, जिसको हम बोलते हैं प्योर देश हित में सोचने वाला, जो सच्चा देशभक्त है। सच्चे देशभक्त के लिए ना जाति मायने रखती है, ना ये कुरीतियां मायने रखती हैं। उसके लिए मायने रखता है क्या, सिर्फ और सिर्फ देश। वो सिर्फ देश के लिए सोचता है कि मेरे देश के लिए क्या जरूरी। ठीक है, वो कभी देश के लिए कोई चीज आती है तो उसमें वो फिर कमियां नहीं निकालता, वो अपने इनपुट्स नहीं देता है कि ऐसा होता ऐसा होता। जैसे हमारे धर्म की, अगर हमारे देश की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो हमारे देश में अगर प्यारे बच्चे सिकंदर आया, समझे, हमारे देश में अगर सिकंदर आया, तो क्या हमको इसको नहीं रोकना चाहिए? बोलो एक बार यस कि नो। आप कहेंगे भैया रोकना चाहिए। ठीक है, हमारे देश में प्यारे बच्चे अगर ईरानी आए तो रोकने चाहिए थे या नहीं रोकने चाहिए थे? बिल्कुल रोकने चाहिए भैया। हमारे देश में अगर हिंद यवन शासक आए, हमारे देश में शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, तो ये रुकने चाहिए थे या नहीं रुकने चाहिए थे? आप कहेंगे भैया यस, इनका देश में प्रवेश नहीं होना चाहिए था। हमारे देश में अगर अरबी आए, तुर्क आए, तो क्या इनको हमारे देश में आना चाहिए था? यस और नो? आप कहेंगे भैया नो, नो मीन्स नो, कोई अधिकार नहीं है। ये बात अलग है कि उन्होंने अपनी तलवारों के दम पर जीता। हम लोग अपने आप को बांटे हुए, एक दूसरे से अलग, अपने हितों को आगे रखते हुए हम लोग बटे हुए, सब लोगों ने आकर के हम पर राज किया। अंग्रेज आए, डच आए, डेनिस आए, क्या इनको आना चाहिए था? क्या आना तो इनको चाहिए था, क्योंकि इन्होंने देखा ये भारतीय कमजोर हैं, ये बटे हुए लोग हैं। लेकिन बात है क्या सच में इनके आने से हमको क्या मिला? आज आप देखो, देश में एक वर्ग है, देश में एक ऐसा वर्ग है, मैंने माना ये बौद्ध लोग हैं। अच्छी बात है, ये अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज देश में बौद्ध हैं, जैन हैं, आज देश में सभी लोग हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहें तो बहुत अच्छी बात है।
मुस्लिम है हमारे देश में, सभी अगर बाहर से जो लोग आए, जो आक्रमणकारी थे वो गलत थे। लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा जीवन जीता है, जो सच्चा देशभक्त है, वो बेहतर इंसान है देश के लिए, देश की तरक्की में योगदान करता है, अगर बहुत बेहतर इंसान है तो। अब यह इंपॉर्टेंट बात है, तो देश में प्यारे बच्चे जब आपका मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, तो देश में कौन लोग बहुत ज्यादा बने? जैन लोग। अशोक के टाइम पे कौन लोग ज्यादा बने? बौद्ध लोग ज्यादा बने। इनकी संख्या बहुत बढ़ गई, हद से ज्यादा इनकी संख्या बढ़ गई। तो आप सोचो, जो ये सनातन हिंदू धर्म है, जो ये सनातन है, जो धर्म है हमारा, जो हमेशा से चला आ रहा था, तो क्या यही लोग सब हिंदू नहीं थे? सीधी सी बात है, हिंदू थे। अब जो हिंदू लोग हैं उसी से जैन बने, उसी से बौद्ध बने। ईसाई लोग आए, ईसाई मशीनरियों ने जो गरीब लोग थे हिंदुओं के, उनको पैसे दे दे करके उनको ईसाइयत में बदलवाया। मुस्लिम देखें आप, मुस्लिम आक्रमणकारी औरंगजेब जैसे लोगों ने क्या किया? लोगों पर अत्याचार किए। बोले जो लोग इस्लाम नहीं स्वीकार करेंगे तो गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। सब लोग हिंदू थे। तो आप लोग इतनी बात समझ रखे हैं, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इनकी संख्या में कमी आई। तो अभी तक यहां तक समझते हैं, जब अरब और आक्रमण पर आएंगे, जब अंग्रेज आएंगे, तो मैं ईसाइयत का प्रचार प्रसार बताऊंगा किस तरह से हुआ। यहां पर प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट बात है कि मौर्य और अशोक की वजह से देश में किनकी संख्या बढ़ गई? जैन और बौद्ध लोगों की संख्या बढ़ गई। ऐसे में ही उदय होता है एक शक्ति का, और उस शक्ति का नाम है सुंग वंश। बड़े ध्यान से समझ लेना, बड़े ध्यान से समझना प्यारे बच्चे। सुंग वंश ये किसके बाद आया है? मौर्य वंश के बाद में। तो इसको हम बोलते हैं मौर्योत्तर काल। क्या बोलेंगे? मौर्योत्तर काल। सर, इंडिया में बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा क्यों नहीं पनपा, जबकि पड़ोसी देशों में बहुत ज्यादा? अमनदीप कह रहे हैं, नहीं, राजवीर सिंह कह रहे हैं, सर जी हम भी बौद्ध हैं। हाँ, हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे। देखो, मेरी क्लास को आप अगर समझो, तो आप सिर्फ ये समझना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर कल को मुझसे किसी बच्चे ने ये बोला कि भैया जी आप ऐसे डायरेक्ट हिट करते हैं हम लोगों को, तो मैं देश को सेंटर में रख के बात करूंगा, जो भी करूंगा, ठीक है? आप लोग कभी भी मेरी भावनाओं से आहत ना हो, उसके लिए मैं पहले ही हाथ जोड़ लेता हूं आप लोगों से, कि आप ये ना समझे कि मैं ये कह रहा हूं। मैं आपको पॉलिटिकल रीजंस बताऊंगा, क्या कारण थे। तो सुंग वंश आते हैं, इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ। सुंग वंश को हम बोलते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण साम्राज्य बोलते हैं, जिसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग, जिनका शासनकाल रहा था आपका 36 वर्षों का। 36 ईयर्स। क्या बोलोगे? 36 वर्षों का। राजधानी थी इनकी मध्य प्रदेश विदिशा। राजभाषा इनकी संस्कृत थी। इन्होंने अशोक के 84 नहीं 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया। ये क्या बात हुई? बृहद्रथ की हत्या भी कर दी और सुंगवंश की स्थापना भी कर दी। कॉमन सी चीज है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो सुंगवंश किसने स्थापना की है आपकी? क्या बोलोगे? आपका भैया जी सुंगवंश की स्थापना की, फिर ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। और संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र सुंग है। राजधानी विदिशा है। राजभाषा संस्कृत थी अशोक के। प्यारे बच्चे, ये पुष्यमित्र सुंग है कौन? अगर मैं बोलूं ये वो व्यक्ति है हमारे देश का, ये वो सितारा है, ये हमारे देश का वो सितारा है जिसने इस सनातन धर्म की रक्षा की है। और इसके खिलाफ में जो लोग बोलेंगे ना, जो ये बोलेंगे नहीं भैया ऐसा नहीं है, नहीं भैया वैसा नहीं है, आपको सिनेरियो समझना होगा। हमारा देश, अगर मैं बोलूं कि आज शायद सारे लोग कन्वर्ट हो गए होते, लेकिन इसकी एक नेगेटिविटी मैं बोलूंगा आपसे कि भैया देश में तो औरंगजेब जैसे लोगों का, इतने आताताई लोगों का शासन रहा, तब सारे हिंदू नहीं खत्म हो पाए। तो ये कैसे? तो तलवार के दम से ज्यादा प्यारे बच्चे विचार प्रभावित करते हैं। और बौद्ध धर्म जो एक अच्छा धर्म है, उसकी तरफ लोगों का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। जैन धर्म की तरफ भी इसी तरह बढ़ रहा था।
ध्यान से समझना, ये पुष्यमित्र संघ कौन है? ये सेनापति था। ये सेनापति है किसका? बृहद्रथ का। अंतिम शासक किसको मारा इसने? बृहद्रथ को मारा। अब बृहद्रथ को क्यों मारा? देखो, भारत में बौद्ध लोग बहुत थे। अब दरअसल में होने क्या लग गया, ध्यान से देख लेना। यहां एक लाइन समझें, इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा गया है। वैदिक मतलब वेदों का काल, पुनर्जागरण मतलब फिर से जागरण। हमारा जो वैदिक काल था, जो हमारे वेद थे, उस काल को इन्होंने पुनर्जीवित किया है। यानी भैया पूरा देश, अब देखोगे ना उस समय की स्थिति, ऐसी स्थिति थी, हर लड़का बौद्ध बनने को तैयार था, हर लड़की बौद्ध भिक्षुणी बनने को तैयार थी, हर लड़का जैन धर्म को अपना रहा था। बहुत एक संख्या बढ़ रही थी। मैंने आपको बताया था, ऐसे में ही हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हुए। उन्होंने लोगों को मैसेज दिया कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या स्पेशल है जो आप अपने से ना सीख करके आप बौद्ध धर्म से सीखना चाह रहे हैं। तो इन्होंने विभेद दिया, जब तक इन्होंने दर्शन दिया लोगों को, अद्वैतवाद दर्शन। भी आप जब बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। तो वैदिक पुनर्जागरण इन्होंने कैसे किया? यहां पर एक लाइन है, यवनों का आक्रमण इसी के समय हुआ। समझना, ये यवन लोग कौन है? जो यूनान से आए आपके। ये लोग, डेमिट्रियस नाम का एक व्यक्ति था जिसने भारत पर आने का प्रयास किया। डेमिट्रियस। इधर कौन था उस टाइम? इधर था आपका प्यारे बच्चे बृहद्रथ। और सेनापति कौन है? कमांडर कौन है? कमांडर है पुष्यमित्र। बहुत कम आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जाता है। पुष्यमित्र ऐसी जर्नली एक लाइन में आप पढ़ लेते हैं। तो ये डेमिट्रियस ने चाल चली कि ये जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध मठों में रहते थे, बौद्ध मठों में ये लोग रहते थे, तो इसने धीरे धीरे अपने सैनिक इन बौद्ध मठों में भेजने शुरू कर दिए, जो बौद्ध भिक्षु के रूप में रहते थे। और तलवार, हथियार वगैरह ये सब ये रखने लग गए, सब इनके पास ये रखने लग गए। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब इन मठों में कौन आ गए? बौद्ध मठों में। ये बौद्ध इन लोगों को क्यों रख रहे थे भैया? क्योंकि बौद्धों से प्रॉमिस किया गया कि हमारे शासक जो है ना, ये बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। सोचो, यूनान तक बौद्ध धर्म पहुंचेगा। हिंद यवन जब शासक ही अपना लेंगे, इतने शक्तिशाली शासक, तो कहते हैं कि बौद्ध ये लोग बहकावे में आ गए, उस समय के लोग। एनेरियो समझना, ये मत बोलने लगना कि भैया बौद्ध अच्छे होते हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं दुनिया में हर व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन इन बौद्धों ने जो इनको ये जगह दी, हिंदुस्तान के खिलाफ दी, ये गलत हुआ। ऐसे में ये खबर पहुंचती है पुष्यमित्र सुंग को। इन्होंने सूचित किया बृहद्रथ को कि ऐसे ऐसे प्रक्रिया चल रही है। बृहद्रथ ने बोला कि चलो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है, यहां देखा जाएगा नहीं, सेना उठाई पुष्यमित्र ने और इन बौद्ध मठों में एक एक को छान छान मारा। सैनिकों को पकड़ा गया और यहां पर ये जो यवन सैनिक थे, जो विदेशी सैनिक थे, इन यवन सैनिकों को मैं पढ़ाऊंगा, यवनों के बारे में आपको सब कुछ। यवन सैनिकों को यहां खड़ा किया, बोले हमारे देश की इज्जत पर नजर डालोगे, गर्दन कलम, गर्दन कलम, सबकी गर्दन कलम कर दी गई। इस समय एक झूठा, जो मैंने बोला श्रीलंका का ग्रंथ है दिव्यदान, उसमें कहा गया कि पुष्यमित्र सुंग पर लोगों ने बोला कि इसने निग्रोथ जैनियों को पकड़वाया, इसने बौद्ध लोगों को पकड़वाया और बौद्धों की गर्दन इसने कटवाई। इसलिए कटवाई क्योंकि तुम हमारे देश में क्या कर रहे हो। झूठी बात है। इसने गर्दन कटवाई किन लोगों की? जो भारत के खिलाफ थे। और खुद इसने अशोक के 84,000 स्तूप क्यों तोड़वाए भैया? 84,000 स्तूप इसने इसलिए तोड़वाए थे सिर्फ कि अशोक महान है बौद्ध के लिए। बोले बौद्ध का हमारे देश में कोई प्रथम स्थान नहीं है। इसने बोला पुष्यमित्र सुंग ने बोला इन चीजों से अगर 84,000 स्तूपों से कुछ होता हो देश का भला, तो मैं इनको तोड़वाने का आदेश देता हूं।
अगर स्तूप शांति में ये लोग ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए ये देश में लोगों को, विदेशियों को एंटर करा रहे हैं, ऐसी ताकतों को जो देश को नुकसान पहुंचाएंगी, तो मैं ऐसे स्तूपों को तोड़वाता हूं। ये आदेश तब के हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है कि भैया क्या ये बौद्ध धर्म के विरोध में था? नहीं, खुद बनवाया है भरहूत स्तूप। अगर सबको तोड़वाता ना प्यारे बच्चे, सांची के स्तूप का सौंदर्यीकरण पुष्यमित्र सुंग ने स्वयं कराया है। भरहूत स्तूप खुद बनवाया है, खुद काम किया है इन्होंने। तो आप बोले पुष्यमित्र सुंग ने देश को यहां से बचाया, बृहद्रथ की हत्या कर दी। ऐसे कमजोर शासक की मेरी नजर में बहुत अच्छी हत्या हुई। तो यवनों का आक्रमण इसी के समय हुआ। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र सुंग ने स्वयं कराया था। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे आगे। सर जी, बौद्ध संगति का क्या मतलब होता है? गुलशन कुमार, बेटा पढ़ना बस की नहीं है तो पढ़ाई छोड़ दो। मैं बार बार अपनी क्लास में बताता हूं, रेगुलर पढ़ाई करो। बौद्ध संगति हम अब से 8-6 क्लास पहले बता चुके हैं, वहां कर लो प्लीज। यवनों का आक्रमण कौन शासक था यूनान से? डेमिट्रियस था। इसके दरबार में, किसके? पुष्यमित्र सुंग जी के दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने योग शास्त्र लिखा है। समझ रहे? पतंजलि जैसे महान व्यक्ति कहां रहते थे? पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। योग शास्त्र लिखा एवं महाभाष्य भी लिखा। योग शास्त्र किसकी रचना है? ये आपकी पतंजलि की है। महाभाष्य किसकी? पतंजलि की। जो महाभाष्य नहीं, महाभाष्य है, सॉरी, इसको सही कर लेना थोड़ा भैया। जो महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी से लिखा गया है। क्या बोलेंगे? पाणिनि के अष्टाध्यायी से लिखा गया है। ठीक है, अब एक बात बताओ आप ही लोग, मैं आपसे एक छोटा सा स्टेटमेंट लेना चाहूंगा सभी लोगों से। आदिगुरु संगाचार्य के बारे में प्यारे बच्चे मैं आपको विशेष रूप से पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिए। ये जो भारत है, इसकी एक विशिष्ट पहचान है। ये प्यारे बच्चे नेशन के रूप में जाना जाए, समझना। मैं आपसे बोलूं जय दादा परशुराम और हम सारे अलग हैं, हम एक विशेष लोग हैं, देश कुछ नहीं है। हमारे लिए दादा परशुराम पहले हैं, ब्राह्मण जाति पहले है। मेरा गलत थॉट हो जाए, मैं बोलूं जय राजपुताना, हम राजपूत विशेष हैं, हम अलग हैं, देश देश से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत हो जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात को? किसी भी चीज से मैं बोलूं जय गुजर समाज, हम लोग इकट्ठे हो गए, अलग हो गए, हम बोले जय हम यदुवंशी अलग हो जाए, हम सब अलग हो जाए प्यारे बच्चे, हमारे चौधरी साहब जय जाट समाज अलग हो जाए, ये हम बोले जय भीम, हम लोग खुद को अलग कर लें और हम लोग देश को भूल जाए। तो संरक्षण बहुत जरूरी है, हर जाति का विकास जरूरी है, समान रूप से जरूरी है, सबका सम्मान समान रूप से जरूरी है। लेकिन जब बात देश की आए तो हमें कोई सौदा नहीं करना चाहिए। आप जो लोग हैं ना, मैंने एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, नाम है कुछ फराज फराज करके, पुष्यमित्र सुंग का नाम ठीक से नहीं लिख पा रहा, ऐसे बोल रहा है, पता है क्या? वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी है। ऐसे मैंने इंटरव्यू सुना, बोल रहे कि एक शासक थे पशुमित्र सुंग ने बौद्धों की गर्दनें कटवा दी। क्या क्या लॉजिक यार, तुम लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? तुम हमारे लोगों को बरगला रहे हो कि देश में बगावत करें, बौद्धों को ये लगे कि ये देश सुरक्षित नहीं है। क्या हमारे देश में आज बौद्धों पर कोई आक्रमण होता है? करता है कोई? कोई नहीं करता। ये गलत मैसेज, लोग आपको बरगलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, खुद चर्चाओं में रहने के लिए कुछ भी आपको समझाएंगे। आपको प्यारे बच्चे हमेशा तय करना होगा, देश सब प्रथम है, सब कुछ देश के बाद में आता है। अवर प्रायोरिटी शुड बी अवर कंट्री, हमारी प्राथमिकता में रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे यार जिन्होंने जान दिया देश के लिए। भगत सिंह का क्या कोई लालच था? चंद्रशेखर आजाद को कोई लालच रहा है? खुद के लिए कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने खुद के लिए किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या स्वयं के लिए किया? न जाने कितने लोग रहे। आप लोगों को एजुकेशन दी भीमराव अंबेडकर जी ने, इस बात की दी कि आप देश को भूल जाए? नहीं, अपने अधिकार के लिए, और हमारा अधिकार में से एक हमारा देश के लिए प्रति कर्तव्य भी है।
कर्तव्य भी हमको निभाने होंगे। तो आप हमेशा समझ लेना, देश प्राथमिकता पर है। देश के मामले में, देश के बारे में प्यारे बच्चे कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं। अगर देश के खिलाफ उठने वाली कुछ और भी गर्दन होती है तो हम अहिंसा का मार्ग बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। इसी अहिंसा ने हमको 800 साल गुलाम बनाया है। और अगर पूर्ण रूप से गुलाम आप देखोगे तो 1200 से लेकर के तो हम हुए ही हुए, 700 से हम गुलाम थे, 712 से। इसी अहिंसा ने, अगर हिंदुस्तान ने तलवारें उठाई होती, सारे हिंदुस्तान ने एकजुट होकर के तलवारें उठाई होती, तो इस दुनिया में प्यारे दोस्त कोई जगह नहीं थी। अगर ये हम सोचे, आप सोचे, अगर हिंदू इतने बड़े कौम, अगर हम लोग तलवारें उठाते और हम तलवारें उठा करके दुनिया में अगर चल देते, तो क्या ऐसी कोई जगह थी, ऐसा कोई स्थान था कि जहां हम लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाते? क्या हमारे भाइयों को कन्वर्ट नहीं किया गया? हम सब कुछ कर सकते थे। सबसे सहिष्णु इसीलिए कहा गया हिंदू को। लेकिन आप लोगों को बरगलाया जाता है, आप लोगों को बहकाया जाता है, और आप बहकावे में आते हैं और आप आते रहेंगे। ठीक है, वापस आएंगे। तो बात समझे, इसके दरबार में पतंजलि रहते थे। इन्होंने लिखा योग शास्त्र, महाभाष्य। महाभाष्य का मतलब था टीका, वेदों की टीका थी जिसमें वेदों की वाणी लिखी गई। चलो भाई, एक बच्चा कह रहा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे नहीं जी, अंबेडकर जी ने तो देश से पहले जाति को माना था। अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उनके स्टेटमेंट की गहराई समझना। उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था अगर देश में और दलित जाति में से किसी एक को चुनने की बात आए तो मैं दलित जाति को चुनूंगा। लेकिन उस स्टेटमेंट का एक बड़ा गहरा अर्थ है। उन्होंने दलित जाति को चुनने की बात इसलिए की क्योंकि देश में एक ऐसा वर्ग है जिसके ऊपर अत्याचार होता रहा। आप लोग नहीं करते क्या? खुद से सवाल करो, अपने घर जाके माता पिता से पूछो, क्या हम लोगों ने ये नहीं किया कि ये हमारे घर में नहीं आएगा, ये हमारे घर में नहीं बैठेगा? आज जाकर के वो चीजें खत्म हो रही हैं। ये जो नया यूथ है, ये बदलाव लेकर के आ रहा है। पहले लोग दोस्त तक नहीं बनाते थे भाई। तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं दलित समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि एक वर्ग जो देश का नीचे है उसको ऊपर तो उठा के लाओ, सबके बराबर करो, सबके बराबर करो, तब देश परिभाषित होता है, और ये देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा छात्रों से ये कहता रहा हूं कि आप प्लीज, आप वो यंग यंग सीडी हो देश की, जो सब कुछ कर सकते हो, सारे परिवर्तन आप कर सकते हैं। आप तोड़ फेंको वो सारी दीवारें जो किसी लोगों के कहने से, लोगों के द्वारा पैदा की गई, हम लोगों के बीच, हम भारतीयों के बीच की जो दीवार है वो आप गिरा सकते हैं, तो गिरा दो। सोचना कैसा है? आगे आएंगे। नेक्स्ट, पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। ध्यान से देखेंगे, क्या बोलेंगे? पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए पुष्यमित्र सुंग के लिए। अब भैया अश्वमेध क्या होता है? अश्व माने घोड़ा, मेघ। एक राजा एक घोड़ा छोड़ता था और बोलता था ये जहां तक मेरा घोड़ा जाएगा वहां तक मेरा सिंहासन है। और सिर्फ घोड़ा नहीं, कोई भी बांध लेता उसको, तो घोड़े के पीछे सेनाएं भी चलती थी। अगर तुम घोड़ा रोकोगे मेरा, तो मेरी सेना को तुमको जवाब देना पड़ेगा। आप कहते हो नहीं जी, यहां से घोड़ा आगे नहीं जाने देंगे, तो आपको भिड़ना होगा, अपना सामर्थ्य, अपना पौरुष तुमको दिखाना होगा, ताकत दिखानी होगी। और आप बोलते नहीं बाबूजी, घोड़े को जान दो आगे। इसका मतलब क्या है? आप अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। ये अश्वमेध होता था। याद है ना, भगवान श्री राम जी का लव और कुछ नहीं घोड़ा रोक लिया। तो दिक्कत इस बात में, एक बच्चा कह रहा है सर जी तलवार उठाई थी राजपूतों ने। प्यारे बच्चे, इस देश में हर वर्ग ने तलवार उठाई है। ऐसा अगर आप क्रांतिकारी को फिर आप जातियों में बांट रहे हैं। मैंने बोला आप जातियों से दूर रह के सोचो। इस देश में गद्दार हर कौम का व्यक्ति हुआ है, अगर जातिगत रूप से आप देखोगे। इस चाहे कोई भी जाति हो, हर जाति का व्यक्ति ने देश से गद्दारी की अपने लालच के रहते हुए, और हर जाति के व्यक्ति ने खून बहाया है। आप ऐसे तो सोच ही नहीं सकते, इससे ऊपर उठ के सोचो। जो हुआ सो छोड़ो, अभी बात है बदलाव की, हम तुम क्या करें। पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए पुष्यमित्र सुंग के लिए।
पुष्यमित्र सुंग के पुष्यमित्र सुंग के उत्तराधिकारी की बात करते हैं। अग्निमित्र, अग्निमित्र, और ये कौन है, बहुत पूछा जाता है। पुष्यमित्र सुंग के अधिकारी कौन है? वो अग्निमित्र थे। कौन थे? अग्निमित्र। अग्निमित्र ने लड़ा है विदर्भ का युद्ध। इसका युद्ध लड़ा है, विदर्भ का युद्ध लड़ा है। और ये शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूं। विदर्भ युद्ध किससे लड़ा है इन्होंने? यज्ञसेन से। और एक तरफ थे अग्निमित्र। यज्ञसेन की बहन थी मालविका। अग्निमित्र को प्रेम भी हो गया मालविका से। और मैं कालिदास जी के नाटकों में कहानी बताऊंगा जब मैं चंद्रगुप्त आपका द्वितीय को पढ़ा रहा हूँ आपको, 380 ईस्वी पे जब हम पहुंच जाएंगे। तो मालविकाग्नि मित्रम, ये कालिदास जी ने जो रचना की है, ये इसी मालविका और अग्निमित्र के ऊपर की है। ठीक है, कोई दिक्कत? भैया जी आरक्षण क्यों है? बेटा आप लोग ऐसी बातें ना किया करो जो आपकी समझ के पार की बातें हैं। आपको इस चीज के लिए स्टडी करनी चाहिए। मैं आपको हमेशा समझाता हूं, आरक्षण गलत चीज नहीं है, लेकिन बहुत सारे युवा वर्ग को ये बात उनके दिमाग में डाली जाती है कि आरक्षण एक गलत चीज है। नहीं, नेवर। आप उसके बारे में अध्ययन करें। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि एक दीवार है, दीवार के इधर क्रिकेट मैच चल रहा है। क्या चल रहा है? क्रिकेट मैच। दीवार इतनी ऊंची है, दीवार की लंबाई है 6 फीट। 6 फीट को 6.25 फीट का आदमी देख सकता है या नहीं? यहां आ जाए दीवार के किनारे तो इस मैच को देख सकता है? नहीं। एक व्यक्ति जो 3 फीट का है, मतलब जिसका कद हर तरीके से इतना है, क्या वो इसका देख पाएगा? नहीं। इसको बराबर करो, सबको ये मैच देखने दो। तो आरक्षण के बारे में तब आप स्टडी कर लें। बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया हुआ है, यूट्यूब पर है, पहले इसके बारे में आप रिसर्च करें, आरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो अग्निमित्र के बाद में प्यारे बच्चे कौन आए? वसुज्येष्ठ। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ये स्टडी करेंगे। सिर्फ सिलेक्शन लेने वाले बच्चे मत बन जाना। पता चले सिर्फ सिलेक्शन ले लिया और वैसे ठहठप्पो ज्ञान कुछ है नहीं। आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा अच्छे बच्चे जरूर इस बारे में स्टडी करेंगे। वसुमित्र के बाद में देवभूति। तो आपको यहां पर क्या याद रख लेना है? सुंग वंश का अंतिम शासक, सिर्फ सुंग वंश का अंतिम शासक। ठीक है, कोई परेशानी? आगे चलेंगे, आगे आएंगे। सुंग वंश समझ गए आप लोग। अब सुंग वंश के बाद में आप लोग कुछ चीजें समझेंगे शुरू से। देखो, सॉरी, देखना। अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। एक अग्निमित्र ने, जो पुष्यमित्र सुंग का उत्तराधिकारी बना, अग्निमित्र ने, अभी मैंने आपको बताया, विदर्भ को जीता। विदर्भ कहां पड़ता है? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हो गया। ठीक है, विदर्भ कहां हो गया आपका? महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र पहले इकट्ठा विदर्भ कहलाता था। ठीक है, अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। इस समय चेदी और कलचुरी वंश का शासन था। तो कलिंग में कौन सा वंश था? चेदी और कलचुरी वंश। ना जाने कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है कि चेदी वंश का शासन कब से कब तक था। ठीक है, संस्थापक कौन है? महामेघ वाहन है। किसके? कलचुरी वंश के। और चेदी वंश या कलचुरी बोले एक ही बात है। चेदी वंश का जो प्रतापी शासक है वो कौन था? वो खारवेल था। कौन था? खारवेल था। और जो खारवेल है, इसने हाथी गुफा का अभिलेख, जिसको हाथी गुम्फा के नाम से भी हम जानते हैं, कौन सा स्क्रिप्चर? हाथी गुम्फा का अभिलेख प्राकृत भाषा में जारी कराया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। देविस परमन कह रहे हैं, मेरे दोस्त, मैं गुरुजी आपके मार्ग पर चलूंगा। नहीं, आपका अपना मार्ग होना चाहिए। ठीक है, नहीं, आपको नेताओं के चक्कर में नहीं आना है दोस्त। आप शिक्षित बनिए, तो आपको लगेगा ये नेता इतनी मूर्खता की बात क्यों करते हैं। लेकिन आप शिक्षित नहीं है तो आपको सबके भाषण अच्छे लगेंगे। हो सकता है जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि भैया आप यहाँ यहाँ गलत बोल रहे हो, तो मुझे बड़ा स्वीकार्य होगा। जब आपका अध्ययन बहुत अच्छा होगा, आप बोलेगा भैया ये चीज ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाती तो कितना अच्छा रहता। ये आपके अध्ययन से होगा। आप मेहनत करना इसके लिए, आप सब कुछ कर पाएंगे। हाथी गुम्फा का क्या बोलेंगे? अभिलेख। ये प्राकृत भाषा में जारी हुआ है। और हाथी गुम्फा की बात करें प्यारे बच्चे, इस अभिलेख में आपसे पूछा जाए क्या,
पूछा जाएगा कि कलिंग प्रशासन किस अभिलेख में बताया गया है। ठीक है। और प्यारे बच्चे, भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में सबसे पहले हुआ है? तो भारतवर्ष का उल्लेख और भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किस उल्लेख में हुआ है, इसके बारे में जो बताया गया है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया है। ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब देते हुए। सभी बच्चों के अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त लिखते हुए। अंकित, टू मच थैंक यू मेरे दोस्त, बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो वो रटा रटा इतिहास हमको नहीं पढ़ना, मैं आपको बताऊंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा सभी लोगों के बारे में, आप लोग इंस्पायर होंगे। ऐसे भी लोग थे यार, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मुस्लिम के प्रति कोई राय बना ली। ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी मुस्लिम थे जो पाकिस्तान के घोर विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान जैसी कोई चीज बने, वो चाहते थे हिंदू और मुस्लिम भाईचारा बना रहे। लेकिन किया किसने? करजन जैसे लोगों ने आपको हिंदू मुस्लिम में बांटा। आज का 10 साल का बच्चा बड़ा हुआ, उसके अंदर इतना जहर भर दिया गया कि उसको लगा कि ये तो दुश्मन है मेरे, और उसी जहर का वो प्रयोग करता है फिर बाद में। ये किसने किया? ये हम लोगों ने किया। ठीक है। नेशन शुड बी ऑन फर्स्ट, याद रख ले। तुंग वंश के बाद में कौन सा वंश आया? कर्ण वंश आया। ये भी प्यारे बच्चे एक हिंदू वंश था, और कुल कितने वर्षों के लिए आया आप देख सकते हैं, 43 वर्षों के लिए। संस्थापक इसके वासुदेव हैं, अंतिम शासक इसके सुशर्मन है, और इनकी दो राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। पाटलिपुत्र और विदिशा। ठीक है। ये याद रखेंगे, बहुत छोटा सा है, और यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्ण वंश के प्रथम शासक कौन थे, और कोई क्वेश्चन आता नहीं। ठीक है जी। आगे फिर अगला वंश आता है हमारा आंध्र का सातवाहन वंश। जरूर याद रखेंगे। आंध्र के सातवाहन की सिर्फ हम शुरुआत पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, इसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे अगले अपने दिन पर। तो याद रख लेना, 300 वर्षों तक का शासन काल रहा। 300 वर्षों तक का शासन काल रहा। भाषा प्राकृत रही। भाषा क्या रही? प्राकृत रही। धर्म ब्राह्मण रहा। और राजधानी रही है प्रतिष्ठान, जिसको हम पैठान के नाम से बोलते हैं। कहाँ है? महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी पर। कॉमन चीज है। फिर मैं आपको सारा चीज सातवाहन वंश के बारे में पढ़ाऊंगा, सब कुछ। संस्थापक कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवाहन वंश के संस्थापक, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सिमुक है। जो कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मन, उसकी हत्या किसने की थी? हत्या की थी आपका प्यारे बच्चे किसने? सिमुक ने। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमको कहां से, कौन से अभिलेख से मिलती है? नागनिका, नासिक अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है। क्या बोलेंगे? सातवाहन। एक बच्चा कह रहा है, ऊपर बताएंगे। एक बच्चा ने बोला है, और वो दरअसल में उस बच्चे का कटाक्ष है मेरे प्रति। उस बच्चे को बोला गया है, ऊपर दिखाएंगे। उस बच्चे ने बोला है, गुरुजी आप इतना ज्ञान दे रहे हो तो थोड़ा सा ज्ञान गुलामगिरी पुस्तक पर भी दो। गुलामगिरी पुस्तक के बारे में मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चे, उसी समय के आधार पर, कि जब ज्योतिबा फूले जी ने उस पुस्तक को लिखा तो एक माली जाति से थी। उन्होंने वो चीज लिखी ब्राह्मणों के एकाधिकार के प्रति। और ये भी ठीक थॉट थी एकदम उनकी, कि ऐसा नहीं था। मैंने बोला ना, हर जाति ने काम किया। जैसे कि क्या ब्राह्मण जाति एकदम से बेहतर थी? नहीं। त्रुटियां, मैंने बोला ना, हर जगह थी। और ब्राह्मणों ने भी बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लोगों पर बनाए कि इस पर हमारा पूर्ण अधिकार है। जैसे एक मंदिर का पुजारी बोले कि इस पर मेरा ही बेटा आकर के पूजा करेगा। तो उस अधिकार के खिलाफ लड़ी थी ज्योतिबा फूले जी ने लड़ाई। उनका संघर्ष एक शानदार संघर्ष है। मैं आपको आधुनिक भारत में बताऊंगा प्यारे बच्चे, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सत्य शोधक समाज के बारे में। तो मैं समझ सकता हूं आपकी बात को, लेकिन शायद आप कोई राय ना बनाए मेरे दोस्त। अभी आप जब पूरा इतिहास पढ़ लेंगे मेरे द्वारा, तब शायद आप एक राय मेरे बारे में बना पाओगे। और मैं तो ये कहता हूं, मेरे बारे में राय नहीं बनानी, आप टॉपिक के बारे में राय बनाओ। ठीक है। आगे आएंगे। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करूंगा इतनी चीजें आप प्यारे बच्चे याद रखेंगे।
चलो भाई, बहुत बढ़िया। भैया जी ब्रेस्ट टैक्स के बारे में बताइए कुछ। बहुत अत्याचार हुए हैं प्यारे बच्चे, मैं आपको बताता रहूंगा। एक बार आप यूट्यूब पे जाना, लिख करना, वहां लिखना भीमराव अंबेडकर बाई नवीन सर। एक वीडियो आएगी मेरी छोटी सी 12-14 मिनट की, कभी देखना। आज तो सैटरडे संडे है, ध्यान से देख लेते हैं, है ना। भैया प्राकृत भाषा कैसी होती होगी? देखो, हर भाषा बदलाव होके बनी है। संस्कृत से मैं आपको कई बार बता चुका हूं, शब्दों को तोड़ते मरोड़ते हम यहां पर लेकर के आए हैं। जैसे तुमने देखी है ना नमस्ते लंदन, एक मूवी है, उसमें बोलता त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री बना दिया, ज्यामिति का जियोमेट्री बना दिया। तो हर शब्द को तोड़ के भाषा परिवर्तित होती है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, हमने अश्रु को आंसू बना दिया, आश्रय को हमने आसरा बना दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमने बदले हैं शब्द। तो हर भाषा ऐसे ही बनती है, ऐसे प्राकृत से बदलाव होते होते आपका पाली से लेकर के आज की आधुनिक हिंदी आई है। ओके, चलो। भैया जी मध्यकालीन इतिहास में मुगलों को क्यों पढ़ाया जाता है? भैया क्वेश्चन आते हैं उससे आज भी, पैट वालों से पूछो। मुझसे बड़ा शोर मचाते थे वो बच्चे, कहते थे भैया जी वो अब क्वेश्चन नहीं आते यूपी में, योगी महाराज हैं, अब क्वेश्चन नहीं पूछते, पिछले 3-4 सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहे। मैंने बच्चों से बोला नहीं भैया पढ़ना, आप अत्याचार पढ़ो तो सही, आपको पता तो चले मुगलों ने क्या अत्याचार आपके ऊपर किए हैं। तो पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? फिर लोग भूल जाएंगे हमारे, वो सोचेंगे, वो ये कहेंगे कल को भैया औरंगजेब तो कोई देवता था। जब पढ़ेंगे अत्याचारी था तभी तो पता चलेगा। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आते हैं, और साथ में आपको ये ज्ञान होता है कि बाहर से जो शक्तियां आती हैं, आप जिनको आने देते हो ना बाहरी शक्तियों को, वो देश में क्या नाश करती हैं फिर, इसका ज्ञान भी होता है। और इस बार आगे पैट में क्वेश्चन मुगलों से भी आए। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा इस चक्कर में, तो वो मारे गए। आपको देश के खिलाफ होने वाली नीतियों के खिलाफ होना है। आपको किसी धर्म के खिलाफ होना है ना जाति के खिलाफ होना। इसके खिलाफ बोलते टू द नेशन फॉर द नेशन। आपको जनता जितनी भी है, जितने भी आप स्टूडेंट हैं, आप युवा वर्ग हैं, तो आप देश के बारे में सोचिए, ठीक है। सर जी अश्वमेध यज्ञ को घोड़े से ही किया जाता था? हाँ जी, घोड़े से, इसीलिए नाम उसका नाम अश्व है, इसीलिए उसका नाम अश्व है, ठीक है, अश्वमेध। इतनी बात याद रखेंगे। सातवाहन वंश 300 वर्षों तक का शासनकाल, भाषा प्राकृत, धर्म ब्राह्मण, राजधानी इनकी महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान में थी, संस्थापक सिमुख हैं, और सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है हमको 3 अभिलेखों से। फिर इसके बारे आगे हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करूंगा अब तक जितना हुआ है, आज सैटरडे है प्यारे बच्चे, प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखो, 3 बजे क्लास नहीं होती है आपकी, यूट्यूब वाली क्लास सैटरडे को नहीं होती है। तो वो आज का जो 1 घंटा है 3 से 4 वाला, उसमें तो आप जो मैंने यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनको रिवाइज कर लेना एक बार, बहुत शानदार है वो। और प्यारे बच्चे जो इतिहास में अब तक पढ़ाया है उसको भी 1 घंटा आप देना, जो मैंने अब तक लिखाया है। अगर बहुत मन से करते हो स्टोरी की तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।